हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, ये हमारी सीटेट के ईवीएस पोर्शन की पहली वीडियो है। आपको पता होगा सीटेट में ईवीएस का पोर्शन 30 मार्क्स का आता है और इन 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स का पेडागोजी आती है और 15 मार्क्स का कंटेंट आता है। पहले हम कंटेंट को कवर करेंगे। सीटेट में जो 15 मार्क्स का कंटेंट आता है वह एनसीईआरटी से आता है और एनसीईआरटी भी कौन सी क्लास की? 3rd, 4th, 5th क्लास की। इस चैनल पर आपको सीटेट का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, आप चाहे तो 3rd, 4th, 5th क्लास की ईवीएस की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियोस भी देखेंगे खाली, तब भी आपका सारा कंटेंट कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी से एक एक पॉइंट उठाकर वीडियोस को तैयार किया गया है। आप इनसे अपने नोट्स बना लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3rd क्लास की एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है विष्णु चिंचालकर के बारे में। कौन है विष्णु चिंचालकर? विष्णु चिंचालकर एक मशहूर चित्रकार है। ये इंदौर मध्य प्रदेश के हैं। कौन है ये? मशहूर चित्रकार हैं इंदौर मध्य प्रदेश के। ये क्या करते हैं? ये सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। सूखी पत्तियों का प्रयोग करके ये चित्र बनाते हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है विष्णु चिंचालकर। ये इस प्रकार की सूखी पत्तियों का प्रयोग करके चित्र बनाते हैं। आप 3rd इमेज में देखिए, जो ये चित्र बना हुआ है ये सूखी पत्तियों का प्रयोग करके बना हुआ है। क्लियर हुआ कौन है विष्णु चिंचालकर? ये मशहूर चित्रकार है और इनकी खास बात क्या है? ये सूखी पत्तियों से चित्र बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। कहाँ खाए जाते हैं सांप? हांगकांग में। अब सांप से बनी एक प्रसिद्ध डिश है जिसे कहते हैं लिंगू फैन। लिंगू फैन क्या है? सांप से बनी एक डिश है जो हांगकांग में खाई जाती है। अब आप इमेज में देखिए, ये जो सेकंड इमेज में दी हुई है यह है लिंगू फैन। लिंगू फैन डिश कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब आप फैक्ट्स तो पढ़ रहे हैं, फैक्ट्स से क्वेश्चन कैसे बनता है इस चीज़ को भी आप देखकर चलेंगे। इसमें हम फैक्ट्स के बाद क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में, मतलब कि सीटेट के अलग अलग ईयर में पूछे हुए हैं सीटेट में, उन चीज़ों को हम डिस्कस करते चलेंगे। अब क्वेश्चन देखिए आप, ये सीटेट फरवरी 2014 में आया था। क्वेश्चन क्या है? पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंगू फैन खाते हैं। तो यह छात्र कहाँ का हो सकता है? अभी हमने इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया है कि लिंगू फैन एक सांप से बनी प्रसिद्ध डिश है और यह हांगकांग में खाई जाती है। तो सांप कहाँ खाए जाते हैं? हांगकांग में। तो इसका आंसर हुआ हांगकांग। आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, पॉइंट्स बना लीजिए, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इन पॉइंट्स वाइज नोट करिए आपको, ताकि रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं आपके। क्वेश्चन भी हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ये एनसीईआरटी में एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे कि जो चूहे होते हैं उनमें देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन वे सूंघते, मतलब सूंघने की उनकी क्षमता तीव्र होती है, छूने की, स्वाद वाली क्षमता तीव्र होती है। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है सीटेट में। पॉइंट है जम्मू कश्मीर से कि जम्मू कश्मीर में सरसों अधिक होती है। कहाँ अधिक होती है सरसों? जम्मू कश्मीर में। सरसों के तेल का प्रयोग हम विभिन्न चीज़ों को तलने के लिए घर में भी करते हैं और सरसों की जो पत्तियाँ होती हैं उनका इस्तेमाल भी हम साग के रूप में करते हैं। तो सरसों अधिक कहाँ होती है? जम्मू कश्मीर में। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है केरल से कि केरल में नारियल के पेड़ ज़्यादा होते हैं। कहाँ होते हैं नारियल के पेड़ ज़्यादा? केरल में। और एक और पॉइंट है कि टेपियोका भी उगाया जाता है। अब टेपियोका क्या है? टेपियोका से बहुत बार क्वेश्चन बनता है। हर तीसरे साल टेपियोका से क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेगा। अब टेपियोका क्या होता है? टेपियोका एक पेड़ की जड़ के रूप में हमें प्राप्त होता है। आप इमेज में देखिए, इसे हम बोलते हैं टेपियोका और इसे कसावा भी बोला जाता है। जो आप अपने घरों में साबूदाने का इस्तेमाल करते हैं वह इस टेपियोका से ही बनता है। तो आप ये फैक्ट याद रखेंगे कि टेपियोका कहाँ होता है अधिक? केरल में। और नारियल भी अधिक होते हैं केरल में। और सरसों सबसे अधिक होती है जम्मू कश्मीर में। तो इन फैक्ट्स को याद रखेंगे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं एग्जाम में, वो हम डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन है, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? आपके ऑप्शंस है चीड़, नारियल, सेब या फिर लीची। ये क्वेश्चन आपका 2015 सीटेट में पूछा गया था। अभी हमने डिस्कस करा है केरल के बारे में कि केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं और वहाँ घर के आंगन में टेपियोका भी उगाया जाता है। तो उसने कौन से वृक्ष देखे होंगे? नारियल के। क्लियर? ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? ये आपका सीटेट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश, असम, गोवा या फिर केरल। अभी हमने टेपियोका के बारे में पढ़ा, इससे साबूदाना भी बनाया जाता है और ये कहाँ उगाया जाता है? केरल में। अब इन फैक्ट्स को याद रखेंगे और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करते चलेंगे कि टेपियोका कहाँ उगाया जाता है? केरल में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 2019 दिसंबर सीटेट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आपका मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट है हांगकांग के बारे में। हमने हांगकांग के बारे में क्या पढ़ा था कि हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। क्या खाए जाते हैं? सांप। तो फर्स्ट मैच हुआ पका हुआ सांप से, यानी कि हांगकांग हुआ फिफ्थ से पका हुआ सांप। उसके बाद केरल। केरल में क्या देखा था हमने? टेपियोका के बारे में पढ़ा था। तो केरल में किससे मैच हुआ? किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। ठीक है, उसके बाद कश्मीर को देखते हैं। कश्मीर किससे मैच होगा? कश्मीर में क्या दिख होती है? सरसों। सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। उसके बाद गोवा से देखेंगे एक फैक्ट। गोवा में भी नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। ये फैक्ट हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा इसलिए इसको आपको नहीं पता होगा। गोवा में अधिक क्या होते हैं? नारियल अधिक होते हैं और वहाँ नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली खाई जाती है। तो अब हमने मैच कर लिया। हांगकांग मैच हुआ पका हुआ सांप से, केरल किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, कश्मीर में सरसों अधिक होती है, सरसों के तेल में बनी हुई मछली खाई जाती है। अब गोवा में क्या होता है? अधिक नारियल अधिक होते हैं, इसीलिए वहाँ नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाई जाती है। अब इसका ऑप्शन कौन सा हुआ ठीक? ऑप्शन फोर्थ, यानी कि ए फिफ्थ से, बी फर्स्ट, सी सेकंड और डी थर्ड। डी थर्ड मतलब गोवा किससे होगा? नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में कसावा यानी कि टेपियोका उगाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2016 में पूछा गया है। आपके ऑप्शंस है मेघालय, पंजाब, असम या फिर केरल। तो किस राज्य में उगाया जाता है कसावा यानी कि टेपियोका? केरल में। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गोवा में नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाई जाती है। तो कहाँ खाई जाती है नारियल के तेल में पकी हुई मछली? गोवा में। अब इससे क्वेश्चन आया था, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन था वह? निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ऑप्शंस है मिजोरम, गोवा, जम्मू कश्मीर और बिहार। तो इसका आंसर क्या होगा? गोवा। गोवा में जो गोवा के लोग हैं वे नारियल के तेल में पकी हुई मछली को खाना पसंद करते हैं। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। अब पक्षियों से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले है मैना के बारे में। मैना क्या करती है? मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। क्या करती है? झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती रहती है। और अब एक फैक्ट है उल्लू के बारे में। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, मतलब कि उल्लू अपनी गर्दन पूरी पीछे तक घुमा लेता है, बट मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती रहती है। ये दो चीज़ भी आप याद रखेंगे। इसमें आप डिफरेंस समझिए। डिफरेंस है, मैना तो अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, लेकिन उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में? सीटेट 2019 में ही एक क्वेश्चन आया था कि नीचे दिए गए कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? मैना। बहुत लोग इसका आंसर उल्लू लगा के आए होंगे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया होगा कि उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, लेकिन मैना अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती रहती है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है?
तो इसका आंसर क्या होगा? उल्लू। यहाँ आप मैना में कंफ्यूज मत होना, ये 2 पॉइंट आप याद रखना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग है, आप इन्हें याद रखेंगे। बात करते हैं पक्षियों के पंखों के बारे में। पक्षियों के जो पंख होते हैं वह उनकी उड़ने में मदद करते हैं, उनके शरीर को गर्म रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख गिर जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो मोर होते हैं उनके भी आपको पंख गिरे हुए मिल जाएंगे, कबूतर के पंख मिल जाएंगे। ये जो पंख है ये समय समय पर गिर जाते हैं, जो पुराने पंख होते हैं, और नए पंख आ जाते हैं। पक्षियों के पंखों के बारे में क्या क्या फैक्ट है? यह पंख उनकी उड़ने में मदद करते हैं, उनके शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं, और समय समय पर ये गिरकर नए पंख आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम ब्रेल लिपि के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये 2018 में डीएसएसबी में भी पूछा गया था आपसे ब्रेल लिपि के बारे में। तो अब देखिए ब्रेल लिपि सबसे पहले देखते हैं ये किसने विकसित की। ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने विकसित की, जो फ्रांस के थे। हुआ क्या कि लुई ब्रेल जब छोटे थे तभी उनकी आंखों की किसी कारण रोशनी चली गई थी। इसी वजह से वे चीज़ों को पढ़ नहीं पाते थे, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने एक लिपि विकसित की जो ब्रेल लिपि के नाम से विख्यात हुई, प्रसिद्ध हुई। तो इसी वजह से इसका नाम ब्रेल लिपि पड़ा, लुई ब्रेल के नाम पर। अब ये लिपि में क्या है, इसमें मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जिन्हें महसूस करके, जिसको दिखाई नहीं देता वो इन बिंदुओं को महसूस करके पढ़ सकता है। अब ये जो लिपि है ये 6 बिंदुओं पर आधारित है। अब आप इमेज में देखिए, ये है लुई ब्रेल, इन्हीं ने ब्रेल लिपि विकसित की। इसके बाद देखिए इस तरह से ये बिंदु जो बने हुए हैं आप इमेज में देख सकते हैं। इस प्रकार बिंदु, इनसे आप जो इसे दिखाई नहीं देता वो इन्हें हाथ फेर के महसूस करके पढ़ता है ब्रेल लिपि को। और ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ब्रेल लिखी जाती है। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इसे लुई ब्रेल ने विकसित की। वे कहाँ के थे? वे फ्रांस के थे। और यह जो लिपि है ये मोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने हुए होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है? तो कितने बिंदुओं पर आधारित है? 6 बिंदुओं पर। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो ब्रेल लिपि से रिलेटेड आपके सीटेट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है। सेकंड पॉइंट है यह लिपि 8 बिंदु पर आधारित होती है। थर्ड पॉइंट है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है। फोर्थ पॉइंट है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। अब आपको इनमें से सही कथन चुनना है। फर्स्ट पॉइंट क्या था आपका कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, ये तो सही है आपका। सेकंड है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, यही आपका गलत है क्योंकि ब्रेल जो लिपि है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट है बिंदुओं की पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती है, ये भी सही है। फोर्थ है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो अब आपका इसका ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। इसका सेकंड गलत है कि लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था सीटेट सितंबर 2014 में। क्वेश्चन क्या है? ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। तो हमें यह बताना है कि यह लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है। आपके ऑप्शंस है 4 बिंदुओं पर, 6 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर और 10 बिंदुओं पर। तो कितने बिंदुओं पर आधारित होती है यह लिपि? 6 बिंदुओं पर। ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करते चल रहे हैं साथ साथ में। आप इन क्वेश्चंस को भी पढ़िए, एक बार अपने आप भी पढ़ के देखिए, आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। क्वेश्चन से ही आप फैक्ट्स याद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम घरों के विषय में कि किस जगह, किस राज्य में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे असम की। यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है और लकड़ी के बने होते हैं। तो असम में घर कैसे होते हैं? बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं। किस वजह से? क्योंकि असम में बहुत अधिक बारिश होती है। अब आप इमेज में देखिए, बांस के खंभे पर ये घर बने हुए हैं 10-12 फीट ऊंचे।
अब आप इमेज याद रखना कि इमेज से ही आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपके माइंड में इमेज सेट हो गई कि असम में घर कैसे होते हैं तो आप क्वेश्चन ऐसे ही कर लोगे। तो असम से रिलेटेड क्या फैक्ट है घर के विषय में कि यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए घर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं और इन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से आया था। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। अब पैराग्राफ क्या है, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, तो यह गांव होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन आपका सीटेट में 2 बार पूछा गया है। सितंबर 2014 में भी आया था और फरवरी 2016 में भी आया था। तो देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है, आगे भी आने के चांसेस काफ़ी है इस क्वेश्चन के। अभी हमने असम के बारे में पढ़ा कि ये सारी चीज़ें उसी फैक्ट से रिलेटेड दी हुई है कि यहाँ बारिश अधिक होती है, जो मकान हैं वे बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं और 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो ये लड़का कहाँ का हुआ, ये कौन से गांव से आया, असम से। तो इसका आंसर हुआ असम। इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं आपके क्वेश्चन की, आप जैसे ही फैक्ट देखोगे और क्वेश्चन पढ़ोगे आपको सारे फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं मनाली में। मनाली में घर कैसे होते हैं, मनाली में घर के बारे में देखेंगे कि मनाली के जो घर है वह, मनाली एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ भी पड़ती है। मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं, कहीं से बनते हैं, या तो पत्थर के बने होंगे मकान या फिर लकड़ी के बने होंगे। यहाँ बारिश अधिक होती है और बर्फ भी पड़ती है। ठीक है, ये चीज़ें आप मनाली से याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम राजस्थान की। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवार बहुत मोटी होती है, इन दीवारों को मिट्टी से लीपकर पोतकर सुंदर बनाया जाता है। छतें कंटीली झाड़ियों से बनी होती है। ठीक है, राजस्थान में आपको भी पता है कि बारिश बहुत कम होती है, ना के बराबर ही बारिश होती है राजस्थान में, वहाँ पानी की भी बहुत किल्लत है। और गर्मी से बचने के लिए लोग दीवार को मोटी दीवारें बनाते हैं ताकि गर्मी अंदर तक ना पहुँचे। ठीक है, अब आप इमेज में देखिए, इस तरह से घर बनाए जाते हैं। जो छतें हैं वह कंटीली झाड़ियों से बनी होती है और दीवारें लीपकर पोतकर मिट्टी से ये सुंदर बनाई जाती हैं। याद रखेंगे आप, राजस्थान में क्या क्या, बारिश कम होती है, घरों की दीवारें मोटी होती है, दीवारों को मिट्टी से लीपकर सुंदर बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं विभिन्न राज्यों के घरों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा गया था सीटेट में। यह क्वेश्चन आपके सीटेट सितंबर 2016 में आया था। क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। अब एक तरफ आपको स्थान दिए हुए हैं और दूसरे तरफ किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं वहाँ पर यह दिया हुआ है, आपको मैचिंग करनी है। अब देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान को ही देखते हैं। राजस्थान किससे मैच होगा, मिट्टी के घर जिनकी छतें कंटीली और झाड़ियों से बनी होती हैं। राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ मिट्टी की मोटी दीवारें बनाई जाती है घरों की, और जो छतें होती है वह कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। अब असम के बारे में क्या पढ़ा था, घर कहीं पे बनते हैं, बांस के खंभों पर बने होते हैं। तो सी मैच होगा फर्स्ट से, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। क्यों, क्योंकि बारिश अधिक होती है, इस वजह से बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। अब देखते हैं लद्दाख को। लद्दाख में बर्फ़ बहुत पड़ती है, इसी वजह से जो वहाँ की छतें और फर्श होते हैं वह लकड़ी के बनाए जाते हैं ताकि ज़्यादा ठंडक ना रहे, लकड़ी से गर्माहट हो रहे। तो लद्दाख किससे मैच होगा, फिफ्थ से, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी से बनी होती हैं। अब मनाली मैच होगा हाउस बोट से। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं, राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। अब ऑप्शन कौन सा हुआ राइट, ऑप्शन सी, यानी कि ए मनाली हाउस बोट, राजस्थान मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती है। ऑप्शन सी यानी कि असम फर्स्ट से, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, और डी लद्दाख पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह सीटेट मई 2016 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, किसी क्षेत्र में गांव के लोग अपने घर मोटी दीवारों के बनाते हैं
और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी है। इन घरों की छतों को कंटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? अब हमने पहले पीछे पढ़ा है कि जो राजस्थान है, राजस्थान में ही गर्मी अधिक होती है, वर्षा भी नहीं होती, और जो छतें हैं वो कंटीली झाड़ियों की बनती है, और जो मकान की दीवारें हैं वो मोटी दीवारें बनाई जाती है ताकि गर्मी अंदर ना पहुँचे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है। बात आती है टांके की। टांका क्या होता है? राजस्थान के बज्जू गांव में कुछ लोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए आंगन में एक गड्ढा बनाते हैं और उसे ढक्कन से बंद रखते हैं। इसे ही टांका कहते हैं। अब आप इमेज में देखिए, ये घर में बना हुआ है और इसे ढक्कन से ढका हुआ है ताकि इसमें गंदगी ना जाए। ठीक है। टांका क्या है? अपने घर के आंगन में बज्जू गांव के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा खोद के उसे ढक्कन से बंद रखते हैं। इसे ही टांका कहा जाता है। इसमें पानी इकट्ठा करके रखते हैं। टांके के लिए घर की छतों को कुछ ढालवा बना देते हैं जिससे छत पर गिरा बारिश का पानी नाली के द्वारा नीचे टांके में इकट्ठा हो सके। छत की नाली पर जाली लगा देते हैं ताकि कूड़ा कचरा टांके में ना जा सके। अब आप देखिए इस इमेज में, जो छत पर पानी गिरेगा बारिश का, वह यहाँ पाइप के द्वारा उस टांके में इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर एक जाली लगा देते हैं ताकि जो कूड़ा कचरा होता है वह टांके में ना जा सके। इससे इस प्रकार वे वर्षा के जल को संचय करके उसका उपयोग करते हैं। आपको पता है कि राजस्थान में पानी की बहुत किल्लत है, इस तरह से वे वर्षा के जल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? टांका क्या है? घर के आंगन में एक गड्ढा खोद के उसे ढक्कन से ढक देते हैं, उसे ही टांका कहते हैं। बज्जू गांव भी आप याद रखना, बज्जू गांव कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।